हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता है कि इंग्लिश के मॉक टेस्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत ही अहम रोल होता है और इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक एक्सक्लूसिव क्लास जिसमें हम आपको सीयूईटी जैसा ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे। आई नो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी वॉन्ट्स राइट नाउ इज मॉक टेस्ट, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज इट हैज़ द सेम पैटर्न एज सीयूईटी और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। तो उसी पैटर्न का मॉक टेस्ट सीयूईटी के डिटेल्ड सिलेबस के वीडियो में हम ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 प्रकार सीयूईटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। एक तो है फैक्चुअल, दूसरा है नरेटिव और तीसरा है एनालिटिकल। उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि ये 3 प्रकार के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में आ सकते हैं और हर बच्चे को ये ऑलरेडी पता होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज क्या है। आई हैव टेकन डिटेल्ड वीडियोस ऑफ द सिलेबस ऑफ द कंटेंट विच इज आस्क्ड इन योर सीयूईटी और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, ये सारे पे डिटेल्ड वीडियोस आपको यहाँ से अवेलेबल कराए जा चुके हैं एंड आई एम श्योर आप देख के ही यहाँ पर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पेशली फॉर सीयूईटी। सो लेट्स हैव अ लुक एट वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप बिल्कुल भी देख के घबराएं ना इसको, क्योंकि ये बहुत ही डरावना लगता है। जब आप पहली बार देखते हैं आपको लगता है कि कितना सारा छपा हुआ है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि बेसिकली इसको जब हम पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ ही पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। जहाँ जहाँ मैं मार्कर रख के आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ हम आपको स्पीड रीडिंग की भी कुछ टेक्निक्स शेयर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस वीडियो में। ये पहला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी पर्पज से रिलेटेड। डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ यहाँ से और उसको आप जरूर देखिए क्योंकि प्राइमरी पर्पस कम से कम 2 से 3 नंबर का आता ही है आपके एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन इज इनकरेक्ट इन्फरेंस। क्या होती है इन्फरेंस, किस वेटेज पे आती है आपकी सीयूईटी में, ऑलरेडी दैट हैज बीन शेयर्ड विथ यू, सो टुडे वी विल डू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा और ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था। ये पैसेज में इसकी बात की गई है, बस आपको ऑप्शन टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन भी आने ही वाला है। टोन ऑफ द पैसेज डिटेल में चर्चा हो चुकी है, इस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी बारीकियां हैं उन सब पे मैं बात कर चुकी हूँ। आज मैं आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, पर ये वोकैबुलरी आपके पैसेज में ही यूज हुई है, तो इसलिए जब मैं पैसेज एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस शब्द का मीनिंग मैं आपको वहां बताऊंगी और आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका सही आंसर खुद से दे सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आई होप आप लोग इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। So let's start reading. In April 2010, India brought into force. So in April 2010, India brought into force the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, ये रटना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आप जहाँ जहाँ मैं फोकस करूँ वहीं वहीं फोकस करिएगा। एक्नॉलेजिंग का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग the state's responsibility to provide free and compulsory education, compulsory मतलब necessary education, mandatory education, mandatory मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल आवश्यक हो। to all children from the age of 6 to 14 years, the act was a consequence. consequence का मतलब क्या होता है? effect, असर था, रिजल्ट था ऑफ आर्टिकल 21A being inserted or introduced into the constitution that made elementary मतलब basic education a fundamental मतलब inherent right as the rights based framework completed a decade is a period of 10 years. Earlier this year, elementary education in government schools, especially for children from rural areas क्या होगा? Villages, and the urban poor, urban का मतलब क्या होता है? City poor, is witnessing unprecedented. Now you can see that it is very important. Vocabulary is so important for reading comprehension, क्योंकि कई सारे बच्चे इसी में
छोड़ देंगे क्वेश्चन, पढ़ नहीं पाएंगे पैसेज, और ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर सीन बिफोर। टाइम्स ड्यू टू चैलेंजेस पोज्ड बाय द नोवेल कोविड पैंडेमिक। फिर विद स्कूल्स क्लोज ड्यू टू फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, एजुकेशन हैज गॉन ऑनलाइन बट कैन, नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको। रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये यहाँ मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। रेटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चंस। When the author is asking questions, then we have to pay a lot of attention, because आप ये समझ रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑथर अगर सवाल पूछ रहा है तो जवाब भी ऑथर ही देगा, क्योंकि वहां पर कोई अवेलेबल है ही नहीं। और जब ऑथर जवाब देता है तो ये मेन आइडिया से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, इसलिए आप चुटकियों में मेन आइडिया निकाल सकते हैं। और an alternative for children studying in government schools, and can the education that they are guaranteed under the RT Act be provided to those who lack access to technology and the internet? Now have a look at this, ये ही हमारा मेन आइडिया होगा। तो अगर मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं अभी पढ़ा है पैसेज में, सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, तब भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो मेन आइडिया है वो इसी से रिलेटेड रहेगा। With schools closed due to physical distancing norms, education has gone online. But can internet-based learning be an alternative? And can RTE actually provide education to those who do not have any access to technology? क्या ये हो सकता है? फिर कहता है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डेटा, मोर देन 143 मिलियन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन एंड मोर देन दीज मेनी मिलियन सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय स्कूल क्लोजर्स। कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली पता चल चुका है कि इसमें ऑथर ने क्या किया है। सिर्फ ये अब बता रहा है ऑथर कि कितनी मुश्किलों से बच्चे अब पढ़ेंगे क्योंकि कोविड आ चुका है। आगे चलते हैं। फिर कहता है इन 2018 ओनली 23.8% हाउसहोल्ड्स अक्रॉस इंडिया हैड इंटरनेट फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की इंडिकेटर्स। कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के स्टेट्स में केवल 9% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था, लेकिन 25% इंडियन मेल्स आर एबल टू यूज द इंटरनेट, जबकि ओनली 14.9 फीमेल्स कैन। तो ये क्या दिखा रहा है? जेंडर डिस्पैरिटीज का मतलब मेल और फीमेल जो रेशियो है, देयर एबिलिटी टू यूज द इंटरनेट इज डिटर्मिन्ड बाय द जेंडर। Males have more access but females don't. Now the number of people with mobile devices that could access the internet is also insignificant. ये भी insignificant है as per the Broadcast India survey. India's 1.3 billion people possess only 300 million smartphones, and such a dismal ability, such a deplorable, DEPLORABLE, such a bad, basically worse ability to access the internet is bound to severely impact मतलब affect the learning curve of children in government schools if an internet only approach is adopted. Moreover, states cannot take it for granted that parents will provide their children with technology necessary to access the learning sources, because parents, they are on minimum wages and for them to send children, लोग बच्चों को स्कूल भेज पाना ही बहुत बड़ा डिसीजन है। प्लस उसके बाद ये एक और आपने उनके ऊपर बोझा डाल दिया, एडिशनल बर्डन डाल दिया, तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी। यहाँ आपने देखना शुरू कर दिया है कि जैसे ही पैसेज आगे बढ़ा है मैं लाइनें छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ। आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन करीब कम से कम 15-20 पैसेजेस की प्रैक्टिस करने के बाद आप छोड़ छोड़ के पढ़ना सीख जाएंगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी से पूछा जाएगा भी। सीयूईटी के पैटर्न में एक चीज बहुत कॉमन रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि जो सवाल पूछते हैं बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े ऑप्शंस ट्रिकी बना सकते। आखिरी पैसेज पे आ गए। दिस प्रोहिबिटिव एक्सपेक्टेशन। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या हुआ? प्रोहिबिटिव इज समथिंग विच वर्क्स लाइक अ बैन। बैन समझते हैं? प्रतिबंध। This prohibitive expectation opposite है to the obligations, responsibilities under the RT Act which guarantees free and compulsory education। और इस सेक्शन 3 के द्वारा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन implies का मतलब means that no children other than a child who has been admitted to a school that is not supported by the government shall be liable
लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और चार्जेस और एक्सपेंसेस that prevent them from pursuing and completing elementary education. Again, elementary education का मतलब क्या हुआ? Basic education. चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये सवाल बहुत ही आराम से और खुद से ही लगा लेंगे। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइमरी पर्पस। तो क्या हुआ प्राइमरी पर्पस? To show how coronavirus pandemic has worsened the scenario of education in India. हो सकता है the education that is guaranteed under the RT Act cannot be actually provided to those who lack access to technology and the internet. अब आप देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही लग रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे डिसाइड करने का कि हमें क्या टिक करना है। 3, overcoming the coronavirus crisis cannot be at the cost of India's children इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। देखिए ना तो ये बात उसने इतनी एक्सट्रीम ढंग से कही है, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। ये ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी एक्सट्रीम कंसिडरिंग द कंटेंट ऑफ द पैसेज, दिस इज टू एक्सट्रीम, तो ये तो हम काट सकते हैं। फिर जेंडर इनइक्वालिटी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द एक्सेस टू इंटरनेट। याद है आपको, मैंने इस बात पे एम्फोसाइज भी किया था कि एक लड़का और लड़की के बीच जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। इस बात को समझना ज़रूरी था इस पैसेज में, लेकिन ये मेन आइडिया नहीं था। पूरे पैसेज इसी पे रिवॉल्व नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर या तो 1 है या 2 है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दिमाग में आंसर रखिए। बहरहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वो 2 रहेगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द कॉन्टेंट ऑफ द पैसेज। अगर आप 1 की बात करें टू शो हाउ कोविड पैंडेमिक हैज वर्सेंड द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसमें ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट नहीं दिया गया है और टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत ही अहम था ऑथर के लिए, उसका मेन पॉइंट ही वही था, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी पॉइंट था और इस वजह से ऑप्शन 2 जीत जाएगा। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट इन्फरेंस। इनकरेक्ट इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? जो लाइन जैसी पैसेज में लिखी है क्या वही मीनिंग लिखा है नीचे? अगर सेम मीनिंग नीचे लिखा है तो फिर ये करेक्ट इन्फरेंस हुई। इनकरेक्ट इन्फरेंस का मतलब है कि मीनिंग में कुछ फेरबदल हो गई है, जो ऑथर ने बात को जैसे लिखा है और जैसे नीचे लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है, अलग तरीके से लिख दिया है। तो एम ऑफ आर्टिकल 21 पहली ही लाइन में लिखा था तो ये इन्फरेंस सही है। In 2018, a little less than 1/4 of India's population had internet facilities. ये 24 point something परसेंटेज था और 1/4 होता है 25, तो लिटिल लेस देन 25 विल बी 24, 23, तो इसे ये भी सही है। हाँ, ये इन्फरेंस बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा मैंने ऊपर मार्क भी किया था, वेरी फ्यू पीपल इन कर्नाटका अर्बन एरियाज हैव इंटरनेट एक्सेस। नहीं, अर्बन एरियाज की बात नहीं थी, रूरल एरियाज की बात हुई थी। आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आंसर रहेगा 3। इसका मतलब मार्क द इनकरेक्ट इन्फरेंस का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3। ऑल राइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन 3 नाउ। इट इज अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। It is unjust to expect parents earning minimum wages to pay for the internet because। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि क्यों ये सही नहीं है कि जो हम माँ बाप से उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनेट के भी पैसे दें। तो इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जो है वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पा रहे हैं, बहुत गरीबी है, और उसके ऊपर से कैसे वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला के इंटरनेट लगवा के उनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे या घर पे ही पढ़ाने की अनुमति देंगे? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो लेट अस लुक एट व्हाट आंसर्स इट हैज द कॉम्प्रिहेंशन हैज गिवन। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने खुद बनाया है और CUET के लिए हर टीचर को खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत डर्थ ऑफ मटेरियल्स है, बहुत ही कम मटेरियल्स हैं ऐसे मार्केट में, शायद ही कोई होंगे जो कि एग्जैक्टली CUET पैटर्न के कॉम्प्रिहेंशंस बना रहे हो। सो इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, ये उसने लिखा है, RTE के विरुद्ध जाती है ये एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग RTE के विरुद्ध जाती है ये एक्सपेक्टेशन, जहां हम एक्सपेक्ट करें कि माँ बाप अपने बच्चों को फोन देंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स अर्निंग मिनिमम वेजेस, ये पॉइंट भी मेंशन्ड है। द गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव फ्री एजुकेशन टू दोज स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा आंसर इस केस में क्या है? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है। अब देखिए टोन क्या मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि टोन रिप्रेजेंट्स द इमोशनल
एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, इमोशनल एटीट्यूड, यानी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, क्या उसने इश्यूज़ को फैक्चुअली डिस्कस किया है, यानी कि सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं, या उसने इशू को एनालाइज भी किया है, यानी फैक्ट के साथ साथ अपना भी ओपिनियन दिया है, कैसे ऑथर ने अपनी बात को रखा है बेसिकली। अब आप देखिए फैक्चुअल, ये पैसेज फैक्चुअल था, बहुत सारे आंकड़े इसमें प्रयोग किए गए हैं। कॉन्टेम्पलेटिव यानी थिंकिंग डीपली, डीप थिंकिंग अबाउट एन इशू, बहुत गहराई में जाके सोचा है उसने इसके बारे में। और एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो ये भी उसने किया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। फैक्चुअल भी है, कॉन्टेम्पलेटिव भी है और एनालिटिकल भी है। With this we come to the last question of your comprehension, which is give the synonym of the word brink. Brink जो है ये पैसेज में यूज हुआ है, इसका सिनोनिम बताइए। ब्रिंक का मतलब होता है एज, ठीक है। तो जैसे अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है और ये यहाँ पर ग्लास आपका खत्म हुआ है, तो पानी वॉज फिल्ड टू द वर्ज, टू द ब्रिंक, टू द टॉप, टू द एज, तो ये हो गया आपका ब्रिंक, ठीक है। यहाँ पर सही वर्ड है वर्ज, लेकिन बाकी भी देखना बहुत जरूरी है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है पथेटिक, बहुत ही खराब, पथेटिक। एसर्बिक का मतलब होता है एसिडिक, हार्श, HARSH, हार्श, बहुत ही चुभने वाला। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट, OPPOSITE, ऑपोजिट, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से एक लंबा पैसेज सॉल्व किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वैसे ही पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए जैसे आपके CUET में आते हैं। तो वो हम आपके लिए लगातार यहाँ पर नए नए पैसेजेस, नए नए क्वेश्चंस और अच्छे ऑप्शंस बनाकर लेकर आए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियोस में ग्रामर, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब पे वीडियोस हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जो बताया टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और CUET मॉक टेस्ट, CUET क्रैश कोर्स, ये सब जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवेलेबल मटेरियल आपको हम बना के भेज रहे हैं CUET के लिए, जो स्पेसिफिकली CUET के लिए। ये नहीं है कि वो किसी और एग्जाम का है और वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल पुराने CUET पैटर्न जो आपने पेपर दिए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, उनका भी डिस्कशन चल रहा है, नए मॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दैट total amount of marks for your English section, that is 200 for you। तो हमारी भी ये उम्मीद है कि आप भी बहुत मेहनत करें और हमसे संपर्क ज़रूर करें। हमारा ये नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इंग्लिश के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, देन ऑल्सो दिस इज द नंबर टू कॉल। आई होप दैट यू विल टेक दैट इनिशिएटिव एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।